और ब्रेक के बाद खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री उन्होंने छत्तीसगढ़ का 20वां बजट पेश किया। इस बजट को सीएम ने विकास के मॉडल, गरीबी दूर करने समेत नई पीढ़ी को समर्पित बताया है। उन्होंने कोई नया कर नहीं लगने की बात कही। सीएम ने 16,000 शिक्षा कर्मियों की जल्द संविलियन की भी बात कही है। सीएम ने कहा कि राज्य में 9 पॉलिटेक्निक कॉलेजों का उन्नयन किया जाएगा। इसके साथ ही तखतपुर में नया डेयरी पॉलिटेक्निक खोला जाएगा। कुपोषण को खत्म करने के लिए 60 करोड़ रुपए और कैशलेस इलाज के लिए 550 करोड़ रुपए के प्रावधान की बात कही है। राम वन पथ गमन मार्ग विकास के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्तीय मंत्री भी 20वां बजट पेश किया छत्तीसगढ़ का, और इसमें युवाओं पर फोकस है, किसानों पर फोकस है। कई जनहित की योजनाओं के लिए आवंटन इस बजट में किया गया है। बजट में सीएम ने विकास के मॉडल, गरीबी दूर करने समेत नई पीढ़ी को ये बजट समर्पित बताया है। उन्होंने कोई नया कर नहीं लगने की बात भी कही है और सीएम ने 16,000 शिक्षा कर्मियों के जन्म संविलियन की बात भी कही। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से संजय श्रीवास्तव जी और कांग्रेस से सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ रहे हैं। संजय जी, चूंकि आप विपक्ष में हैं और बजट का आकलन आप लोग सुबह से ही कर रहे होंगे, क्या देखा आपने इस बजट में? देखिए, विशुद्ध रूप से प्रदेश का बजट आज, जिसकी बहुत दिनों से इंतजार था, इस प्रदेश की जनता को इंतजार था, लेकिन जिस तरीके से पिछले वर्ष का बजट और बजट के बाद जो साल भर का परफॉर्मेंस था, उसके आधार पर सरकार बहुत ज़्यादा दबाव में थी। लग नहीं रहा था कि कोई बहुत बड़ा विषय सामने आएगा, और वही हुआ कि एक निराशाजनक बजट जो आम जनता के हितों के विपरीत रहा, ये बजट आज एक बार फिर से जनता के बीच में सामने यहाँ पर दिखाई दिया है। देखिए, सबसे पहले मैं केवल सामान्य मुद्दों की बातचीत नहीं कि चूंकि हम विपक्ष में इसलिए हम बजट का विरोध करें, एक हमारी परंपरा है, इस तरह का ऐसा विषय नहीं कि पारंपरिक रूप से एक दूसरे का हम विरोध करें। देखिए, सबसे पहले जिस तरीके से आर्थिक मंदी के दौर पर ये सरकार हमेशा साल भर ये कहती रही कि सब जगह मंदी है, बावजूद इसके छत्तीसगढ़ के अंदर में यहाँ पर मंदी का कोई इफेक्ट नहीं दे रहा है, हम किसानों को पैसा दे रहे हैं। देखिए, इनके ही आंकड़ों से परिलक्षित होता है कि इन्होंने प्रति व्यक्ति इनकम, यदि हम किसी से गणना करते हैं कि यदि प्रति व्यक्ति इनकम यदि बढ़ती है तो हम इसको मानते हैं कि हाँ, आर्थिक वृद्धि प्रति व्यक्ति के हिसाब से उस प्रदेश के जनता में हो रही है। लेकिन मात्र जो आंकड़े आए हैं कि पिछले वर्ष जब 96,878 रुपए प्रति व्यक्ति इनकम थी, इस वर्ष भर में इनके लाख प्रयास के बावजूद वो प्रति व्यक्ति जो आय है वो 98,381, अर्थात मात्र 1,403 रुपए की वृद्धि एक साल के अंदर में प्रति व्यक्ति आई हुई। आखिर ये कौन सी आर्थिक मंदी यहाँ पर नहीं है? कौन सा प्रति व्यक्ति यहाँ पर किसानों के पास में पैसा, यहाँ पर लोगों के बीच में पैसा आया है? ये जो आंकड़े यहाँ पर खुद सरकार के जो आंकड़े सामने आए हैं, संजय जी, घट तो नहीं रही है, बढ़ी ना। हमारी सरकार आपके आकलन के हिसाब से जितनी वृद्धि होनी चाहिए उतनी नहीं हुई। देखिए, मैं उसी विषय पर आ रहा हूं कि हमारी सरकार थी 15 वर्षों में, प्रति वर्ष आप उठाकर पिछले बजट को देख लें, लगभग 5,000 रुपए, 5,500, 5,000, 5,500, लगभग इतनी आय प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष बढ़ती थी। यही तो हम पूछ रहे हैं कि आपने तमाम प्रकार के ऋण लेने के बाद, उधर का भार अलग, ऋण भार एक अलग बढ़ा है, सरकारी कोष पर जो पढ़ा है, राजकीय कोष पर पढ़ा है, वो एक अलग दिक्कतें हैं। लेकिन यहां पर उसके बावजूद, आपके इतने ऋण लेने के बाद, बांटने के बावजूद, आपके प्रति व्यक्ति इनकम की आय यहां पर केवल मात्र 1,403 रुपए बढ़ रही है। इस बात को परिलक्षित करता है कि यहां पर किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक स्थिति इस प्रदेश के अंदर में बहुत अच्छी नहीं है। जिस तरीके से आप ये कह रहे थे कि पूरे देश के अंदर में केवल छत्तीसगढ़ ऐसा है कि जहां पर इस तरह की स्थिति नहीं है। तो पहली चीज ये है। दूसरा विषय यह है कि पुरानी जो नीतियां थी या पुराने जो काम थे,
उस पर ही रंग रोगन करके इस बजट को एक बार फिर से प्रस्तुतिकरण करने का काम किया। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें शिक्षा कर्मियों की बात करें, ठीक है, आपने उसको 8 से लेकर 2 कर दिया है कि 2 वर्ष के अंदर में हम बचे हुए 16,000 जो शिक्षा कर्मी हैं उनका संविलियन हम कर देंगे। पिछले वर्ष आपने नहीं किया था। लगभग 1.5 लाख जो शिक्षा कर्मी थे इस प्रदेश के अंदर में, उसमें से 85% शिक्षा कर्मियों का नियमितीकरण या संविलिनीकरण बीजेपी की सरकार के समय हो गया। आपने ये देखा कि बहुत कम संख्या में लोग हैं और उन कम संख्या के शिक्षा कर्मियों को क्यों ना हम एक साथ राहत देकर इसमें भी वाहवाही लेने का काम हम यहां पर करें। तीसरा विषय यह है कि जिस तरीके से सिंचाई रकबे की बात है कि सिंचाई रकबा यहां पर दिया गया कि सिंचाई रकबे को आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसमें आप वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी बात है कि एक तरफ आप सिंचाई रकबा तो बढ़ना चाहिए, सरकार प्रयास करती है कि उनके यहां रकबा बढ़े, किसानी को प्रमोशन हो, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से आप धान खरीदते हैं, धान खरीदी में उस रकबे को आप कम करते हैं। ये आपका दोहरा जो चरित्र है, ये मुझे लगता है कि भविष्य में किसानों को दिक्कत देता है। अभी आप 25 रुपए देने की बात किए थे, उसमें आप वहां पर मेढ़ों को कम करके, ये दुनिया के इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली ऐसी सरकार होगी जिसने मेढ़ों के रकबों को कम कर दिया, जबकि हिंदुस्तान की परंपरा, भारत की परंपरा है कि मेढ़ों के अंदर में भी खेती होती है, दलहन तिलहन तमाम प्रकार की चीजों को लिया जाता है, वहां पर भी खेती होती है। बावजूद इसके उन तरह के रकबा को कम करके मैनिपुलेशन करने का काम इस सरकार ने किया है। शिक्षकों की बात करें, 1,31,000 शिक्षक पिछले वर्ष भी बजट के समय खाली थे। एक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की बात के लिए भी रखिए। तमाम प्रकार के बहुत सारे मसले एक साथ उठा दिए हैं, एक साथ बहुत सारे बिंदुओं पर आपने जी सवाल उठाया है, उन पर जवाब ले लेते हैं, फिर आपके पास दोबारा आता हूं जी। सुरेंद्र वर्मा जी, क्रिटिसिज्म आपने सुन लिया आपके बजट का। आप खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बजट को पेश किया और वो कह रहे हैं कि युवाओं के लिए ये बजट है, किसानों के लिए बजट है, राज्य की उन्नति के लिए बजट है। बिल्कुल, मूल बात मैं कहना चाहूंगा सरकार की नीति और नीयत का है। आगामी वर्षों में चुनाव नहीं है, उसके बाद भी माननीय भूपेश बघेल जी ने जो आज जो बजट प्रस्तुत किया, उसमें जो बिजली में छूट है, जो 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ किया गया है, वो यथावत जारी रखा गया है। निश्चित रूप से जो भूखंडों की रजिस्ट्री के संबंध में जो सरकारी गाइडलाइन दरों में 30% की कटौती जो की गई थी, रियल एस्टेट की कमर जो नोटबंदी और जीएसटी के बाद और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो रियल एस्टेट विरोधी नीतियां बनाई गई, छोटी भूखंडों की रजिस्ट्री बंद करवाकर जिस प्रकार से सरकारी दरों में, गाइडलाइन दरों में बेतहाशा वृद्धि की गई थी, डाइवर्सन के नियमों का जटिलीकरण किया गया था, तो निश्चित रूप से रियल एस्टेट कृषि के बाद दूसरा प्रमुख सेक्टर है छत्तीसगढ़ में जो रोजगार पैदा करता है। उसके लिए जो छूट दी गई थी 30% गाइडलाइन दरों में, वो यथावत जारी रखी गई है। तो निश्चित रूप से संजय श्रीवास्तव जी वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और उनके सवाल में खुद ही उन्होंने अपने सवाल का जवाब दिया है। जिस प्रकार से जो रिपोर्ट, गिरदावली रिपोर्ट में मेढ़ के हिस्से की कटौती की बात कही, और अपने जवाब में ही उन्होंने कहा कि उसमें तिलहन और दलहन की फसल ली जाती है, तो जिस जमीन पर तिलहन और दलहन की जमीन की फसल ली जाती है, उस जमीन की एवज में धान बेचना कहां तक उचित है, ये तो संजय श्रीवास्तव जी ने स्वयं अपने जवाब में ही स्वीकार किया है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सुरेंद्र जी तस्करों को दान, एक बात और भी कह रहे हैं संजय जी, जो प्रति व्यक्ति आय बीजेपी कार्यकाल में बढ़ने का जो क्रम था वो बेहद कम हो गया। भले ही थोड़ी सी बढ़ी है, आय बढ़ी है, लेकिन वो क्रम और रेशियो कह सकते हैं कि पिछली सरकारों के मुकाबले कम है। सर ये भी झूठ है, पूरी तरह से भ्रामक है। 11-12 का आप रिपोर्ट देख लीजिए, और ये जो बता रहे थे उसका मैं कहना चाहूंगा 6.35% वृद्धि है। पिछले वर्ष की हम बात करें तो 92,413 थी, वो बढ़कर जो 19-20 में 98,281 हुई, तो लगभग 600 पॉइंट की बढ़त है। और ये जो है हम रेशियो की बात करें तो 6.3% है। ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कभी नहीं रही, और उस समय की परिस्थिति और अभी की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। आज केंद्र सरकार की हम जीडीपी की बात करें तो 5% से नीचे है, वहीं प्रदेश सरकार की जीडीपी 8.26% ग्रो कर रही है। ये सारे सेक्टर में, चाहे वो कृषि हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो, उद्योग व्यापार हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, रियल एस्टेट हो, सारे सेक्टर में छत्तीसगढ़ में बिजनेस ग्रो कर रहा है। और पूरे देश में, सारे प्रदेशों में अर्थव्यवस्था मंदी पे है, डूबने के रास्ते पे है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है, निश्चित रूप से जो लिक्विडिटी बढ़ी है, किसानों के माध्यम से जो पैसा मार्केट में आया है, उससे उद्योग व्यापार भी लाभान्वित हुआ है, और निश्चित रूप से तरक्की सारे क्षेत्रों में हुई है। और ये जो बजट है मूल रूप से जनता को फोकस कर
नेटवर्क है और जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को पे केंद्रित है। नए उद्योगों की बात की गई है, वो भी ज्यादातर प्राथमिकता जो है वो कृषि आधारित उद्योगों की बात कही गई है। और जहां तक मक्का प्रोसेसिंग प्लांट की बात हो, चाहे एथेनॉल की प्लांट हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग की बात हो, तो युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए और नए रोजगार में नए रोजगार नीति भी बनाई गई है। नई उद्योग नीति 19 से 24 के लिए जो बनाई गई है, उसमें स्थानीय युवाओं को पूरी तरह से रोजगार में प्राथमिकता देने की बात कही गई है। तो निश्चित रूप से ये बजट पूरी तरह से जी, ये सारी योजनाएं युवाओं पर केंद्रित है, किसानों और अब इनकी तारीफ करनी होगी जब ये फलीभूत हो जाए, वाकई में लोगों को, युवाओं को रोजगार मिले। योजना अच्छी बात है, आपने बनाई है। संजय जी, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, एक तरफ केंद्र की अर्थव्यवस्था का भी जिक्र सुरेंद्र वर्मा जी कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि ऐसी सुस्ती, जब पूरे देश में सुस्ती का माहौल है, उस वक्त में अगर छत्तीसगढ़ माइनस नहीं जा रहा है, नेगेटिव नहीं जा रहा है, प्लस में आ रहा है, तो इसमें आप लोगों को आपत्ति नहीं बल्कि तारीफ करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल, यदि कोई काम अच्छे हो तो निश्चित रूप से तारीफ होना चाहिए, लेकिन गलत आंकड़ों को पेश करके यदि इस तरह की तारीफ या अपनी पीठ थपथपाया जाए तो मुझे लगता है उचित नहीं है। इन्होंने जिस तरीके से प्रति व्यक्ति आए, ये गलत मैनिपुलेशन कर रहे हैं। मैं फिर से इनसे निवेदन करूंगा कि वो चेक कर लें, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड से ही जो चीज सुना है, जो लाया है, उस रिकॉर्ड का मैंने जो रखा आपके सामने की 1403 रुपए की 92,413 पीछे नहीं, इसमें देख लीजिए, आप देख लीजिए, आपको शायद गलत कुछ जानकारी है। मुझे उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब आप प्रस्तुतिकरण ऋण भार, इस प्रदेश के अंदर में ऋण भार कितना है, हमारे समय जब हम छोड़ के गए थे 3 पॉइंट समथिंग था, आज ऋण भार कितना बड़ा वित्त पर, राजकोष पर भी जो भारी पड़ रहा है, लगभग 5.35% हो गया है ऋण भार। तो ये इस तरह का जो भार है, राजकोष पर भार है, तो आखिर ये वित्तीय स्थिति सरकार की कहां से सुधरेगी। मैं स्पष्ट रूप से कहूं, देखिए, रोजगार कहते हैं कि युवाओं के लिए ये प्रेरित है। एक रोजगार पिछले वर्ष, एक रोजगार, दो नहीं कह रहा हूं ना, एक रोजगार इन्होंने उपलब्ध नहीं कराया। अब ये नरवा गरवा घुड़वा बारी और किसान, ये पढ़े लिखे जो इंजीनियर्स, पढ़े लिखे डॉक्टर्स, पढ़े लिखा व्यक्ति जो रोजगार चाहता है, उस दिशा में इनके पास में तो कार्य योजना ही नहीं है कि एक आध बता दें कि कोई कार्य योजना है। ये रोजगार पर हमला करते हैं। रोजगार मैंने कहा, जिस पर जहां आपने मुझे रोका कि शिक्षा के नाम पर 1,31,000 पद आज भी रिक्त हैं, और ये विधानसभा में जो हमारे माननीय जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि पिछले वित्तीय वर्ष में एक भी शिक्षकों की भर्ती हमने नहीं की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सदन के अंदर में माननीय मंत्री जी ने यह जवाब दिया है। यह स्थिति सरकार की है। यह सरकार केवल एक काम करना जानती है कि हम को क्या 93,329 पदों की रिक्ति में 1 लाख भी ज्यादा बोल दिया। योग शिक्षकों की बात करें, इन्होंने एक भी शिक्षकों की भर्ती योग शिक्षकों की नहीं की है। लेकिन सुन लीजिए संजय जी, ये आरोप आप लगा रहे हैं कि एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई, जो पुराने नियुक्तियां हो गई थी उसके बाद कुछ नया नहीं हुआ, उस पर जवाब लूंगा। लेकिन एक सवाल आपसे और भी है। एक तरफ केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन जब राज्य में बीजेपी की सरकार थी तब केंद्र का अलग रवैया होता था। अब कांग्रेस की सरकार है, रवैया अलग है। जीएसटी की राशि भी कई बार राज्य को पहुंच नहीं पाती है, और भी जो भेदभाव हैं वो वर्तमान सरकार के साथ हो रहे हैं। आप समझिए कि उन हालातों में सरकार को बजट बनाने में कितनी चुनौतियां पेश आई होंगी। संजय जी, नहीं, देखिए राज्य में जो बजट रहता है वो एक प्रकार से हम ये कहें कि एक विजनरी रहता है, एक मुखपत्र रहता है, आने वाले समय का एक दर्पण होता है कि हम वर्ष भर के अंदर में हम क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं अपने संसाधनों से। जो केंद्र सरकार से जो राशि आती है टैक्सेस के रूप में आती है, वो एक अलग राशि रहती है, उससे भी योजनाएं बनती हैं। आज चर्चा बजट की है, नहीं तो मैं बताता कि केंद्र की राशि से ही, पिछले 1 वर्ष से केंद्र की राशि से ही जितने निर्माण के काम हो रहे हैं, ये केंद्र की राशि से ही हो रहे हैं। ये जरूर है कि केंद्र और राज्य के बीच में अपनी मांगे, अपना दावा चलता है, क्लेम करते हैं, क्लेम से पैसा मिलता है, तमाम प्रकार की चीजें। राज्य सरकार कभी यह नहीं कहती है कि पिछली बार से ज्यादा। अब नीति आयोग के माध्यम से याद होगा कि यूपीए की सरकार के समय जो 32% जो राशि राज्यों को मिलती थी, वो आखिर 42% किसने किया था? नीति आयोग ने किया। 10% की राशि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि राज्यों में जाना चाहिए। इस बात का उल्लेख कभी राज्य की सरकारें नहीं करेंगे कि हमको कांग्रेस की सरकार के समय 32% राशि मिलती थी, लेकिन अब 42% राशि मिलती है। तो देखिए, ये जो मांग है जीएसटी का है, टैक्सेस हैं या अन्य प्रकार की जो चीजें हैं, वो
लगातार राज्य और केंद्र के बीच में चलती है, अपने अपने दावे निश्चित रूप से करना चाहिए। लेकिन आज मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूं, वर्ष भर के अंदर में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आज इस पिछले वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई काम नहीं हुआ, इस बार भी कहीं कोई विजन नहीं दिख रहा है कि हम कुछ पुल पुलिया कुछ गांव के अंदर में विकास के काम करें। इस तरह का कहीं कोई काम यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। जो भी चल रहे हैं सेंट्रल फंड के चल रहे हैं, चाहे स्मार्ट सिटी की बात करें, चाहे केंद्रीय फंड की बात करें, चाहे जो अंतरराष्ट्रीय जो राष्ट्रीय जो सड़क योजना है उसके माध्यम से चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर सरकार को संतुलित बजट लाने के लिए, सभी क्षेत्रों में काम करने के लिए, एक वर्ग विशेष अच्छी बात है, आप किसानों के लिए करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमने नहीं कहा था, आपने पिछली बार नहीं बांट पाया, आप अंतर की राशि का प्रावधान लेकर आए, अभी तो आपने प्रावधान किया है, कब बांटेंगे क्या करेंगे ये तो समय बताएगा। आप बांटे, हमें आपत्ति नहीं है कि आप मत बांटिए, इसके लिए करिए, लेकिन मजबूर हम जरूर करेंगे। हमने मजबूर किया लगातार कि आपको यह करना पड़ेगा। जहां तक किसानों की बात है, इसमें क्या कि हम 82 लाख मीट्रिक धान हमने खरीदा है। 85 का तो इनका एक आंकड़ा था, इन्होंने एक लक्ष्य रखा था कि 85 लाख मीट्रिक धान की बात हम करेंगे, लेकिन जो इन्होंने ठीक है 85 का आंकड़ा रखा था। टारगेट स्वाभाविक है कि कोई भी सरकार होती है बड़ा रखती है, और उसके आसपास भी अगर आप हैं तो लगभग ये मानिए कि आपने अपना टारगेट पूरा कर लिया। संजय जी, आऊंगा आपके पास दोबारा। सुरेंद्र सिंह जी, माफ कीजिएगा, सुरेंद्र वर्मा जी, ये बात ठीक है कि कई मदों में पैसा दिया गया, योजना बनाई गई, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी और भी दूसरे क्षेत्र में, रोजगार पर भी आपसे बात करूंगा, लेकिन हाँ, आप कुछ कहना चाहते हो वो भी कहिएगा। लेकिन स्वास्थ्य का जहां तक जिक्र है, राज्य अपनी योजना बना रही है, केंद्रीय योजनाएं जिन्हें आप राज्य में लागू नहीं करते हैं, दोनों मिलकर अगर काम करते तो शायद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से जल्दी मुहैया हो पाती। सुरेंद्र जी, निश्चित रूप से स्वास्थ्य के नाम पर स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जो लोगों को और जनता की पैसा को बर्बाद करने का और लोगों को ठगने का जो काम सरकार के द्वारा लंबे समय से किया जाता था, वो सभी के सामने जग जाहिर है। जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार बनने के बाद में प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए जो काम किए गए, निश्चित रूप से वो आज ज़मीन पर दिखने लगे हैं। निश्चित रूप से जो राशन कार्ड के माध्यम से जो इलाज की जो सुविधा है, ये पूरे देश में अपने तरह की पहली योजना है। उसके साथ ही 20 लाख रुपए का चिकित्सा सहायता योजना, जो मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना के नाम से और खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के नाम से, जो राशन कार्ड के नाम से के जरिए जो इलाज की सुविधा है, बहुत महत्वपूर्ण योजना है। उसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी धान खरीदी के संदर्भ में आरोप लगाती है, तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लगभग 70 से 73% किसानों का ही धान खरीदा जाता रहा है। इस बार ये आंकड़ा 93% से ऊपर है। 27 लाख मीट्रिक टन से धान खरीदी चालू करके 58 लाख मीट्रिक टन अधिकतम धान खरीदी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ था। इस वर्ष 82.80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है, तो निश्चित रूप से अधिक किसानों का धान खरीदा गया। 19,65,000 किसानों ने अपना पंजीयन कराया। अधिक दर पर धान खरीदा गया। पिछले साल भी हमने 2500 रुपये समर्थन मूल्य दिया था, इस साल भी दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अब ये भ्रम फैलाना छोड़ दे। जहां तक रोजगार की बात है, वैकेंसीज की बात है, तो सेंट्रल में 7 लाख से अधिक रिक्तियां खाली है। लगातार नई नौकरी देने की बात तो छोड़ दीजिए, 2 करोड़ रोजगार सर सेंट्रल की बात भी हम करेंगे आपसे, उस पर भी हम जवाब ले लेंगे संजय जी से। लेकिन प्रदेश में क्या हो रहा है, हम उस पर महत्वपूर्ण हमारा फोकस रहेगा कि ठीक है, किसानी और सिंचाई योजनाओं के लिए क्या सरकार ने किया, उस पर भी हम चर्चा चाहेंगे। चूंकि स्वाभाविक है कि जो छत्तीसगढ़ का बड़ा हिस्सा, बड़ा जो वर्ग है, वो किसानी से जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में क्या रोजगार उत्पन्न होगा, उसके लिए क्या योजनाएं हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे।